नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बंगाल का जंगल राज। दोस्तों, हम आप सभी लोग जानते हैं कि बंगाल का एक पुराना इतिहास रहा है। जब से ममता सरकार बंगाल में आई है, तब से वहाँ पर आगजनी, मार-धाड़ ये सब एक बहुत ही आम बात हो चुकी है। लेकिन इस बार के जो इलेक्शन है, जो कि 9 अप्रैल से वोटिंग होनी है, तो अभी सिर्फ 8 दिन बाकी हैं। वहाँ पर बंगाल में इलेक्शन की वजह से जो माहौल गरमाया हुआ है, उसके तहत अब की बार आज़ाद भारतवर्ष में कुछ ऐसा हुआ है जो विगत वर्षों में कभी नहीं देखने को मिला है। अब की बार वहाँ की मौजूदा ममता सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। आपको मैं बता दूं, कल रात बंगाल के अंदर जो मालदा एरिया आता है, उस मालदा में 7 जुडिशल मजिस्ट्रेट जो कि अपने सरकारी आवास में, अपने दफ्तर में काम कर रहे थे, उनके दफ्तर के बाहर अननोन बहुत बड़ी एक भीड़ आती है और वह भीड़ एजेंडा के तहत वहाँ पे हजारों की संख्या में आकर के पूरे गवर्नमेंट हाउस को घेर लेती है। न केवल घेर लेती है, बल्कि वहाँ पर फोर व्हीलर के ऊपर खड़े होकर के बंगाली लैंग्वेज में नारे लगाए जाते हैं। वो नारे क्या है वो मैं अभी आपको आगे पूरा वीडियो दिखाता हूँ। लेकिन आपको बता दूँ कि वो जो पब्लिक आई थी सडनली कहाँ से आ गई और वो लोग कौन थे। वो लोग फोर व्हीलर के ऊपर चढ़ कर के नारे लगा रहे थे कि इस सरकारी भवन के अंदर जितने भी लोग हैं, महिला पुरुष जो भी है, कोई भी जिंदा नहीं बच के जाना चाहिए और जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। उस समय उनकी मदद के लिए वहाँ का जो पुलिस प्रशासन था, कोई उनकी मदद के लिए, उन जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की जो पूरी टीम थी, उनकी मदद के लिए वहाँ का लोकल पुलिस प्रशासन कोई मदद के लिए नहीं आया। वो लोग धमकी में क्या बोल रहे थे, पहले आप एक बार ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद में चर्चा करते हैं। तो देखा आप लोगों ने कि किस प्रकार से ये लोगों को भड़का रहा है, उकसा रहा है और भड़काऊ बयान देते हुए न केवल उनको सदन जो उनका गवर्नमेंट हाउस है उसके अंदर न केवल लॉक किया है, बल्कि ये हमारे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या कह सकते हैं कि हमारी जो देश की कानूनी व्यवस्था है, उसको चैलेंज कर रहे हैं। सवाल आता है कि आखिर ये लोग कौन हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये लोग हमारे इंडिया या हमारे भारतवासी नहीं हैं। ये वही रोहिंग्या हैं। ये भारत के नहीं बल्कि ये बांग्लादेश के मुस्लिम घुसपैठिए हैं, जो कि बांग्लादेश से इंडिया के अंदर घुस करके इलीगल तरीके से आकर के यहाँ पर रह रहे हैं, जिनको शरण दी है यहाँ की मौजूदा गवर्नमेंट, बंगाल की मौजूदा गवर्नमेंट ममता बनर्जी ने। जी हाँ, ममता बनर्जी इन लोगों को इलीगल तरीके से बांग्लादेश से यहाँ पर एंट्री दिलाती हैं। उसके बाद में अपने सत्ता में बने रहने के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इन लोगों को यहाँ का आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड, फर्जी वोटिंग कार्ड बनवाती हैं, जिसका वो लोग फ़ायदा इलेक्शन में ममता को वोट दे करके करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। ज़रा सोच के देखिए कि कितनी घटिया बात है कि विदेशी लाखों की संख्या में आप लोगों को इलीगल तरीके से अपने भारत में लेकर के आ रहे हैं, जैसे कि भारत देश नहीं, ये कोई धर्मशाला है। और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आप लाखों लोगों का फर्जी वोटिंग कार्ड बनवा करके और इलेक्शन लेकर के और अपनी सत्ता हथियाने के लिए इतना गंदा काम करते हैं। दोस्तों, जिस समय जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे, इन लोगों को जब ये अपने भवन में जब अंदर थे, तो इन लोगों ने अंदर से अपने दरवाजे वगैरह लॉक कर दिए थे ताकि इनके ऊपर हमला ना हो पाए, क्योंकि बाहर की जो भीड़ थी वो उनको जान से मारने की कोशिश कर रही थी और वो पूरी तैयारी से आए हुए थे। आप इसमें वीडियो की भीड़ में आपने देख लिया होगा। सवाल ये है कि जब पुलिस प्रशासन, चूँकि हम आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी ममता सरकार इतने लंबे समय से, तो वहाँ की जो पुलिस है, इवन वहाँ के जो उस एरिया के डीएम हैं और एसपी एसएसपी हैं, वो सब ममता के इशारों पर चलते हैं।
इतना सब होने के बाद में डीएम, एसपी या लोकल पुलिस प्रशासन, वहाँ के थाने की पुलिस, कोई भी इन लोगों की मदद के लिए नहीं आया। उसके बाद ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, इन्होंने फ़ोन लगाया हाई कोर्ट के जज को। हाई कोर्ट के जज ने उसी समय संज्ञान लेते हुए वहाँ के कलेक्टर को कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। वहाँ के गृह सचिव को फ़ोन लगाया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर रात को लगभग 9 बजे ये पूरा मैटर गया हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई मिस्टर सूर्यकांत जी को। जब उनके पास में ये मैटर गया, सूर्यकांत जी ने, हमारे जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने रात को उसी समय बंगाल के जो डीजीपी हैं उनको फ़ोन करके सारी सूचना दी और उन्होंने बोला कि इसी समय तत्काल प्रभाव से आपको आदेश दिया जाता है कि उन सभी लोगों को सुरक्षित तरीके से वहाँ से न केवल निकालिए बल्कि सेफ हाउस तक पहुँचाने का जिम्मेदारी आपका है और आपको करना पड़ेगा। तब जा कर के डीजीपी हरकत में आए और उन्होंने सीआरपीएफ के साथ कॉन्वॉय लेकर के बड़ी ही मशक्क़त के साथ उन लोगों को वहाँ से निकाला। निकालने के बाद में उनको लेकर के गए। जिस समय पर वो लोग निकाल रहे थे उस समय पर लोकल पब्लिक ने सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर पथराव किया, उनको मारने की कोशिश की, जो कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं। कैसे कांच तोड़ दिए गए गाड़ियों के, कांच के अंदर सीआरपीएफ के जवान बैठे हुए दिख रहे हैं, उन पे जानलेवा हमला किया गया। ये अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है कि ये वही रोहिंग्या हैं जिनकी आज इतनी ताकत बढ़ चुकी है कि एक विदेशी होकर के भी भारत के अंदर आकर के ये लोग भारत के कानून को चुनौती दे रहे हैं और इनको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ममता सरकार ने उनको शरण दे करके रखी हुई है। उसके बाद जब ये कॉन्वॉय जाता है, यहीं ये लोग नहीं रुकते हैं, ये लोग यहीं नहीं रुकते हैं। इनके पास इतनी सॉलिड इंटेलिजेंस होती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वहाँ का जो लोकल पुलिस प्रशासन है वो हमेशा ममता के पक्ष में रहता है, जिस वजह से इतनी सॉलिड इंटेल कि ये सीआरपीएफ का जो कॉन्वॉय था, ये उन मजिस्ट्रेट्स जो 7 टीम थी, जो महिला पुरुष मिला करके 7 कैंडिडेट्स थे, उनको वो लोग किस रास्ते से और कहाँ पे लेके जाने वाले हैं, ये इंटेल तक इन रोहिंग्या घुसपैठियों के पास में थी। उस समय इन लोगों ने क्या किया कि जिस रूट से होकर के वो कॉन्वॉय जाने वाला था, उस रूट पर कुछ गांव पड़ते थे। उस गांव में इन लोगों ने अपने जो भी स्लीपर सेल थे उनको एक्टिवेट किया। जो रोहिंग्या घुसपैठिए उन गांव में डेरा डाल के इतने सालों से रह रहे हैं, उनको फ़ोन लगा करके उनको भी बताया कि तुम्हारे यहाँ से ये कॉन्वॉय निकल रहा है, कैसे भी करके इनको रोको। जब ये कॉन्वॉय वहाँ से निकल रहा था, अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आप क्लियरली देख लीजिए कि वहाँ पे इन लोगों ने रोड पर आकर के लकड़ी, बांस के लकड़े और पत्थर वगैरह रोड पर डाल के रोड को ब्लॉक करने की कोशिश की। लेकिन सल्यूट है हमारे उन सीआरपीएफ के जवानों को, जिन्होंने अपनी गाड़ी को रोके बिना, जो भी विपदा आई, आगे जो रोड पे ब्लॉकेड मिले, उन सबको गाड़ी से तोड़ते हुए, गाड़ी सीधे भगाते हुए लेकर के गए। अगर वो गाड़ी रोकते तो उनके ऊपर भी जानलेवा हमला हो सकता था। चालू गाड़ी में भी उन लोगों ने पत्थर मारे हैं, जो कि आप इस अगले वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं। देखा आपने किस तरीके से इन लोगों ने जानलेवा हमला किया। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आखिर इन लोगों को सडनली प्रॉब्लम क्यों आई। पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि ये सडनली प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटेस्ट तो बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन इनको मौका अब मिला है क्योंकि अभी बंगाल के अंदर में इलेक्शन है। जैसा कि हम आप सभी लोग जानते हैं कि जो इलीगल तरीके से भारत के अंदर घुसपैठिए, मुस्लिम घुसपैठिए जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, वो रह रहे हैं, उन पर मोदी सरकार ने एक्शन लेते हुए एसआईआर के तहत इन लोगों के वोटिंग लिस्ट से नाम काटने की प्रक्रिया को आज से कुछ महीने पहले, लगभग 6 महीने पहले ये प्रक्रिया स्टार्ट कर दी थी। उस प्रक्रिया के तहत बांग्लादेश में तकरीबन 22 लाख के लगभग 22 लाख के आजू बाजू लोग थे जिनको इलीगल तरीके से पाया गया कि ये घुसपैठिए हैं, जिनके वोटिंग लिस्ट से नाम काट दिए गए। तो अब ये जो अप्रैल में 9 अप्रैल से इलेक्शन आने वाले, उसमें ये लोग वोट नहीं डाल सकते हैं, जिस वजह से
जिस वजह से इन लोगों के अंदर नाराज़गी है और इन लोगों ने प्रोटेस्ट किए और इन लोगों ने जानलेवा हमला किया सीआरपीएफ के कॉन्वॉय के ऊपर और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनके ऊपर। दोस्तों एसआईआर जो प्रक्रिया हुई वो बहुत सही थी, वो होनी चाहिए थी, अन्यथा ये इंडिया एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे इंडियंस कम होंगे, बाहरी घुसपैठिए ज़्यादा होंगे और ये भारत नहीं एक धर्मशाला बन के रह जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या कमेंट करके बताना कि ये जितने भी घुसपैठिए हैं केवल बांग्लादेश नहीं बाहर कहीं से भी आए हुए हैं, इनको चुन चुन करके भगाना चाहिए। क्योंकि आज ये सिर्फ 22 से 25 लाख की संख्या में है, तब जाकर के ये हमारे भारतीय कानून को चुनौती दे रहे हैं। अगर इनकी तादाद कल को और ज़्यादा बढ़ती है तो ज़रा सोच के देखिए भारत का क्या हाल कर सकते हैं ये लोग। दोस्तों इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, बंगाल के डीजीपी, गृह सचिव, मुख्य सचिव, एसएसपी और एसडीएम को तत्काल प्रभाव से इसकी रिपोर्ट बना करके पेश होने के लिए आदेश दिए हैं। आगे क्या होता है वो समय पर निर्भर करता है, लेकिन दोस्तों इसमें एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, ये जो बंगाल के अंदर जंगल राज है ये हम अब कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। सवाल ये है कि अगर कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट अगर अपनी सत्ता इस जंगल राज से चलाना चाहती है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? आखिर ऐसा क्यों है कि इतने बार जंगल राज होने के, इतने सालों से जो जंगल राज चला आ रहा है जिसमें हत्या, लूट घसोट, रेप, मर्डर, आगजनी, सारी चीज़ें देखी। इनफैक्ट अभी 1-1.5 साल पहले ही वो जो हॉस्पिटल वाला भी केस आया था, जो डॉक्टर के साथ में छेड़खानी की गई थी, उसके साथ रेप किया गया था, आप सबको पता है। उसके बावजूद भी आखिर क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाती है? और दोस्तों कुछ समय पहले ही एक और न्यूज़ आई थी, बंगाल के अंदर एक जगह है जहाँ का पुलिस स्टेशन था, कालिया चौक करके जगह है, वहाँ के पास के एक पुलिस स्टेशन था जहाँ पे दिन दहाड़े, रात में नहीं दिन के अंदर दिन दहाड़े कुछ मुस्लिम लोगों ने पुलिस स्टेशन में जाकर के आग लगा दी थी और वो पुलिस वालों को सबके सामने भागते दौड़ते हुए देखा गया था, वो अपनी जान बचा करके भागे थे। वहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश की बॉर्डर लगती है। ममता सरकार में ये सब कुछ हुआ, उसके बावजूद ममता सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर सवाल वहीं आकर के खड़ा होता है, तो अगर इतना सब हो रहा है तो आखिर क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाती है? आखिर मोदी सरकार को किस बात का डर है कि वो गवर्नमेंट राष्ट्रपति शासन नहीं लगाती है, जबकि इतने बार वहाँ के लोगों ने इस राष्ट्रपति शासन की मांग की है? मोदी सरकार की क्या समस्या है नहीं समझ आ रहा है। ममता राज ये कब खत्म होगा नहीं पता, आने वाले इलेक्शनों में किसका रिजल्ट आएगा ये तो समय ही बताएगा कि ममता का जंगल राज ये खत्म होगा या वापस से वही आएगा, ये तो समय बताएगा। तब तक के लिए आगे जो भी खबर निकल के आएगी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए आपकी जो भी ओपिनियन हो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।